जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस लेक्चर में देखते हैं केमिस्ट्री का पार्ट 3, जो कि पार्ट 2 हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें लगभग हमने सारी अभिक्रियाओं को देख लिया था। इस लेक्चर में पार्ट 3 को देखकर जितनी भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको ख़त्म कर लेते हैं। बहुत दिनों बाद लेक्चर आ रहा है। तो हम लोगों ने जितनी भी अभिक्रियाएँ थी, रासायनिक अभिक्रिया, उसके जो भी पार्ट थे, उसमें क्षेपी, संयोजन, वियोजन इत्यादि अनेक प्रकार की अभिक्रियाएँ, उसको हम लोग क्या किया था, ख़त्म कर लिया था। तो आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी और इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में कहा रहा है कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, कैसे संतुलित किया जाता है। तो समझेंगे कि रासायनिक समीकरण मैंने एक बताया था आप लोगों को कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों यौगिकों के नाम के स्थान पर उनके सांकेतिक सूत्रों का प्रयोग कर लिया जाता है, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तब उनको क्या करना है, संतुलित करना है। संतुलित कैसे किया जाएगा, अगर वो असंतुलन रूप में है तो उसको किस अभिकारक में या प्रतिफल में हम लोग वैल्यू को ऐड करेंगे, तब जाके उसका समीकरण संतुलित होगा, या फिर उसको नए तरीके से ऐड करने के बाद उसमें उसका वैल्यू संतुलित होगा। तो आइए उसको समझते हैं। तो संतुलित करने से पहले हम लोग कोई भी अगर पदार्थ है हम लोगों के पास, तो उसका क्या होना चाहिए, उसका सांकेत रूप क्या है, उसकी जानकारी हमें पूर्ण रूप से अच्छी तरह से होनी चाहिए। कि कोई भी पदार्थ हम ले लिया, मैंने जल की बात की, इसका हमें क्या है कि इसका पूर्ण रूप से हमें इसका सांकेतिक सूत्र का पता होना चाहिए कि इसका सांकेतिक सूत्र होता क्या है। जल का सांकेतिक सूत्र H2O होता है। ये समीकरण क्या है, असंतुलित है, असंतुलित है, क्योंकि इसका संतुलित रासायनिक समीकरण होता है 2H2O, 2H2O। ठीक, इसका रासायनिक संतुलित ये क्या होता है, संतुलित में 2H2O होता है, और असंतुलित में जल का रासायनिक सूत्र सिर्फ H2O बोला जाता है, लेकिन संतुलित रूप में 2H2O होता है। तो इसी फॉर्म को हम लोग को सीखना है कि कोई भी यौगिक का तत्व का दिया हुआ है रासायनिक समीकरण, तो हम लोग क्या करना है, उसको संतुलित रूप में कैसे चेंज करेंगे, कैसे उस फॉर्मेट में ले जाएंगे। तो आइए उसको अच्छे ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या हम लोग के पास पहला टॉपिक होना चाहिए कि किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए, किसी भी यौगिक को संतुलित करने के लिए उसका क्या, उसका सांकेतिक रूप का हमें पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि जल का पूर्ण रूप से ज्ञान H2O होता है, तो H2O का ज्ञान हमें पूर्ण रूप से होना चाहिए कि जल का सूत्र H2O होता है। संतुलित फॉर्म में भले ही इसका सूत्र क्या हो, H2O होता है, लेकिन इसका फॉर्म पहले हमको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्म होता क्या है। तो हमें पहले पता चल गया। तो पहला रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का पहला रीजन हो सकता है कि हमें जिस यौगिक को संतुलित करना, उसका सांकेतिक सूत्र का ज्ञान हमें अच्छी तरीके से होना चाहिए। दूसरा है, बाईं ओर के सूत्रों के अंक दाईं ओर के समीकरण को संतुलित करने में परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर जल का बोला, तो जल मिलकर बनता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है, जल बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जब जल बनता है तो हम लोग क्या नॉर्मली सूत्र लिख देते हैं, H2O लिख देते हैं। जबकि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है और 2 क्या हैं, ऑक्सीजन है। जबकि यहाँ पर हमें क्या मिल रहे हैं, 2 ही हाइड्रोजन मिल रहे हैं कि जब 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं और ऑक्सीजन हमको यहाँ पर एक ही दिख रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इस समीकरण को संतुलित करना होगा। तो यहाँ पर H2O2 2 है, तो हमको यहाँ पर O2 2 करने के लिए क्या करना होगा, इसमें 2 से गुणा करना होगा। जब यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर O2 तो 2 हो गया, O2 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर H2 कितना हो गया, अब H2 कितना हो गया, 2 से 2 में गुणा होगा तो H2 हो जाएगा 4। यानी कि अब हमको H2 को 4 बनाना पड़ेगा। तो उसको क्या करेंगे, यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कर बाईं ओर में क्या कर देते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, तब जाके 2 दूनी 4 यहाँ पर हो जाएगा, और 2 का 2 यहाँ पर O2 मिल जाएगा। तो यहाँ से 2 दूनी 4 यानी कि 4H2 हम लोग को मिल जाएगा, 4H मिलेगा, यानी कि 4 हाइड्रोजन मिल जाएगा यहाँ से, और ऑक्सीजन 2 O2 मिल जाएगा, यानी कि
H4, यहाँ से हम लोग को H4 मिल गया और O2 मिल गया, और यहाँ पर हम लोग का H4 हो गया और O2 हो गया। इसका मतलब कि क्या करना होगा, हमें रासायनिक समीकरण जो संतुलित करना है तो हम लोग क्या बाईं ओर चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि इधर तो फाइनल संतुलित होकर हम लोग का रासायनिक समीकरण दिया रहता है। तो जब इधर का फाइनल जब समीकरण दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर बदलाव करेंगे। ठीक, इधर बदलाव करेंगे। अब यहाँ पर मान के चलिए हम लोग को H2 दिया हुआ था, H2O, इसको समझते हैं फिर से। H2O जब दिया हुआ था अब H2O के बारे में समझते हैं। दिया हुआ था जब हम लोग के पास H2O, H2 प्लस O2, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। सिर्फ 2 मिनट आप ध्यान से देख लीजिए, एकदम दिमाग में सटीक बैठ जाएगा किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। तो H2 हमारा हो गया। H2 का कितने आयन है, 2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। फाइनल इसका बनता क्या है, फाइनल इसका बनता है संतुलित रासायनिक समीकरण 2H2O। फाइनल रासायनिक समीकरण बन गया। तो हमें क्या खोजना था कि हमारा इस साइड में 2 था, इस साइड में भी 2 हो गया, इधर भी 2, इधर भी 2। तो हम लोग इधर खोजेंगे हमारा इधर 2 का 2 है कि नहीं। इधर 2 अगर हमारे पास ऑक्सीजन है, इधर 2 हमारे पास हाइड्रोजन है, तो इस साइड भी हमारा 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि इसका जो संतुलित समीकरण जो दिया हुआ है तो 2H2O दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि 2H2, तो H2 में 2 है और 2 इधर से, 2 दूनी कितना हो जा रहा है, यहाँ पर 4 हो जा रहा है। ठीक, और O2 2 चाहिए हमको, तो 2O से गुना होगा तो O2 2 सही मिल रहा है कि हाँ हमारा O मिल गया, O2 सही है कि O2 हमारा 2 उसका आयन मिल गया। और H2 का हमें कितना आयन मिल रहा है, H2 का हमें 4 आयन मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दाईं ओर को नो डिस्टर्ब किए, इधर बाईं ओर में क्या करेंगे, हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। हम ऐसे खड़े होते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड इधर होता है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे बाएँ तरफ में रासायनिक को संतुलित करने के लिए बाएँ तरफ में हम लोग कुछ बदलाव कर सकते हैं। ऐसे H2 है तो इसमें क्या करेंगे, 2 ऐड कर लेंगे, तो 2 ऐड कर लेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, इधर जैसे ही जिधर इस फॉर्म में लिखा हो, इस फॉर्म में सिर्फ इधर देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग को क्या करना है। यहाँ पर 4 आयन है तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर 4 आयन लेने के लिए क्या करेंगे, तो 2 है तो 2 से गुणा करा देंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर O2 2 है तो 2, यहाँ पर 2, 2O से गुणा हो रहा है तो O2 आराम से मिल जा रहा है। तो इतना समझ में आ गया हो कि इस रासायनिक समीकरण को बाएं तरफ क्या कर सकते हैं, बदलाव करके हम लोग संतुलित कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसको एक और संतुलित करने का एक और विधि को बताया गया है कि इसको संतुलित करने का एक सबसे आसान विधि है अनुमानित विधि, के अनुमान लगाकर किया जा सकता है। अनुमानित विधि, जैसे अभी मैं एक ऐसे अनुमान लगाकर बता रहा था कि यहाँ पर H2 हो गया और O2 हो गया, तो इसको क्या करेंगे कि 2H2O हो गया। ठीक है, 2H2O हो गया। तो अनुमान लगा कि यहाँ पर 2, जब 4 यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर 4 चाहिए, तो यहाँ 2 आगे से गुणा करा देंगे तो 2 हो गया, 2 दूनी 4। और O2 2 चाहिए तो 2 से O से गुणा कर देते 2O हो गया। यहाँ पर हम लोग का O2 2 हो गया। तो इस प्रकार के अनुमानित विधि से हम लोग कर सकते हैं। अब एक और देखते हैं, एक और समझते हैं कि एक और उदाहरण लेकर बताते हैं कि उसमें कैसे आप लोग को संतुलित करना होगा। Mg प्लस HCl। अब हम लोग का यहाँ पर इसका संतुलित रासायनिक समीकरण क्या दिया हुआ है, MgCl2 प्लस H2। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम हम लोग का इधर 1 है, इधर 1 है और इधर 1 हम लोग का। ठीक है, Cl हमारे पास कितना है, 1 है, और Cl2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर Cl का 2 आयन हो गया। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन देख रहे हैं 1 है और हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, 2 है। तब इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, जो 2 है इसको देखेंगे कि इधर 2 है तो हम लोग को क्या करना है, लेफ्ट साइड में 2 करना है। इधर अगर Cl3 दे देता है, Cl3 देता है, H3 देता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर देखेंगे H3 उसको कैसे बने, Cl3 कैसे बने। तो हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है Cl2 और H2, तो हम लोग क्या करेंगे, Mg, हम लोग का मैग्नीशियम सेम टू सेम, इधर मैग्नीशियम का 1 आयन दिया हुआ है, इधर मैग्नीशियम का 1, इसको छोड़ देंगे। Cl2 हम लोग का इधर Cl 1 है, H हाइड्रोजन 1 है, तो Cl यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 दिखा रहा है और H हाइड्रोजन 2 दिखा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर हाइड्रोजन और Cl को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, इधर हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 से गुणा करा देंगे, अगर 2HCl में हम लोग गुणा कराते हैं तो 2 से H में गुणा हुआ तो H2 हमारा यहाँ पर मिल गया, H2 हम लोग का 1 मिल गया, और Cl2 यहाँ होना चाहिए। तो Cl2 में 2 से अब
इसमें गुणा कराएंगे तो सबसे बारी बारी से गुणा होता है ना, टू से हाइड्रोजन में तो 2H हो गया, H2 हो गया, और 2 से Cl2 में गुणा हुआ तो Cl2 हो गया, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन का हम लोग का क्या हुआ अवक्षेप हम लोग को प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करेंगे, अनुमानित विधि मानकर इधर जो दिया है सेम उसी प्रकार से इधर उसको लगा देना कि इधर कितना गुणा है कि Cl2 में हम लोग का 2 का गुणा, इधर 2 है इधर 1 है, तो 2 से गुणा करा देंगे तो हम लोग का इधर 2 बन गया। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, तो इसमें 2 से गुणा करा देंगे तो 2 बन जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। तो पहला हम लोग का हो गया कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले उसका सांकेतिक सूत्र का ज्ञान होना अच्छी तरीके से होना चाहिए। हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के दौरान बाईं तरफ में वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी कि 2 4 लगा सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, थर्ड है कि हमें एक अनुमानित विधि मान के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से हम लोग संतुलित कर सकते हैं। अनुमानित विधि में यही है कि मान करके इसमें इधर 2 लगाए तो इधर हम लोग 2 लगाए, ये फिक्स वैल्यू नहीं है कि इधर हम 2 ही लगाए। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुमानित विधि मानकर उसको सही तरीके से कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आ सकते हैं उसको ज़्यादा थोड़ा सा अच्छे तरीके से ध्यान से देखेंगे। बाकी इसमें लगभग सारी टॉपिकें हमने पढ़ा दी हैं। एक और क्वेश्चन बन रहा है कि रासायनिक समीकरण के लाभ एवं कमियां बताएं। लाभ क्या होता है, कमी क्या होता है, उसको भी समझ लेते हैं कि आखिर हानि क्या है, हानि क्या होगी। रासायनिक समीकरण अगर समझ लेते हैं तो उससे हम लोग का फ़ायदा क्या होने वाला है, हानि क्या होने वाला है। ठीक, तो रासायनिक समीकरण का फ़ायदा हम लोग को क्या क्या हो सकता है। समीकरण का लाभ क्या हो सकता है कि हमें इतना बड़ा एकदम पूरा पूर्णतः अब लिखना है कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रिक एसिड जो होता है तो उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड हमको लिखना है, तो हम क्या करेंगे, लिखना है हाइड्रोजन क्लोराइड, इतना बड़ा लिखें। लेकिन जैसे ही हम लोग को सांकेतिक रूप का यानी कि समीकरण का ज्ञान हो जाता है तो इतना हाइड्रोजन क्लोराइड लिखने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ HCl छोटा फॉर्म में लिख लें। इससे क्या होगी, इससे हमारी क्या होगी, समय की बचत होगी। इससे हमारी क्या होगी, समय की बचत होगी, हमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड लिखने में जितना समय लगा, जितना बड़ा लिखना पड़ा, उससे कहीं उसके एक छोटे से पार्ट में हम लोग HCl लिख लिए तो हाइड्रोजन क्लोराइड इसका मीनिंग हो गया और समझ में भी आ गया कि HCl लिखा हुआ, हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा हुआ है। और बात 3 वर्ड में हाइड्रोजन क्लोराइड लिख दिया और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इधर 10 वर्ड में लिख रहे हैं, तब जाके हाइड्रोजन क्लोराइड पता चल रहा है और यहाँ 3 वर्ड में ही लिखे। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे समय की बचत होती है। इससे और क्या होगी, इतना बड़ा लिखे तो पेज इतना बड़ा कवर किया और इसको लिख दिया इतना छोटा समय, तो इससे हमारी पेज के भी क्या होगी, बचत होगी। HCl लिखे तो इतना छोटा में HCl हम लोग लिख दिए और हाइड्रोजन का इतना बड़ा में लिखे, तो इससे हम लोग का क्या होगा, पेज के भी क्या होगी, बचत होगी। और इससे क्या होगा कि रासायनिक समीकरण की अभिकारक और प्रतिफल की गणना क्या होगी, ठीक से किया जा सकता है। क्योंकि इधर अब हाइड्रोजन और क्लोराइड को अगर हिंदी में लिखकर और प्लस में इसमें दूसरे के साथ अभिक्रिया करके लिखेंगे तो उसमें क्या होगा कि हम लोग को रासायनिक समीकरण जो नया प्रतिफल बनेगा उसको थोड़ा सा लिखने में हम लोग को प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इसमें लिखने में प्रॉब्लम थोड़ा सा भी नहीं होता है, एकदम अच्छी तरीके से हम लोग सही वैल्यू को आराम से लिख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, एक और मोस्ट टॉपिक समझ यहाँ से सीखिए कि यहाँ से क्या होगा कि जो भी रासायनिक समीकरण इसमें भाग ले, जो रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ एंट्री भाग ले रहे हैं, तो उसका क्या होगा, जो सांकेतिक सूत्र उसका हम लोग का ज्ञान क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से हो जाएगा। क्योंकि जो भी मान के चलिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का H पता चल गया हम लोग को, क्लोराइड है तो क्लोराइड का Cl पता चल गया, और हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र चाहिए तो हम लोग को HCl क्लोराइड का सूत्र मिल गया। तो हम लोग को क्या इससे क्या क्या फ़ायदा हो गया, इससे हमारी समय की बचत होती है, इससे हमारे पेज की बचत होती है, इससे हमारा यहाँ क्या होता है, इसके सांकेतिक सूत्रों का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाता है और इसे ठीक क्या हो समझा जा सकता है और जल्दी से लिखा जा सकता है। और इससे क्या होगा कि जो नए प्रतिफल इसका बनता है उसको सही तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें इसकी कमियां देखते हैं कि और इसकी कमियां क्या क्या हैं। इसकी कमियां क्या क्या हैं, रासायनिक समीकरण की कमियां क्या क्या हैं, रासायनिक समीकरण की कमियां कौन सी हैं, इसको समझते हैं।
कि रासायनिक समीकरण की कमियां कौन कौन सी हैं। समीकरण की कमियां कौन कौन सी है। एक तरफ तो हमने इसका लाभ देख लिया कि इसको यूज करने से हम लोग को कितना लाभ हो सकता है, क्या क्या इसमें हम लोग को लाभ मिल सकता है, क्या क्या किया जा सकता है। लेकिन अब इसकी कमियां देखते हैं कि इससे कमी क्या क्या होती है। अब इसमें जैसे ही हमने HCl वगैरह सब लिखा था कि हाइड्रोजन क्लोराइड मैंने लिया था, ठीक, हाइड्रोजन क्लोराइड लिया था मैंने, हाइड्रोजन क्लोराइड का हमने HCl लिख लिया। अब HCl किस फॉर्मेट में है हमको इसकी जानकारी नहीं मिलती है कि HCl लिक्विड फॉर्म में है, हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में है, ठोस फॉर्म में है, क्लोरीन ठोस फॉर्म में है, लिक्विड में है, कैसा है, हवा के रूप में है, कैसे, उसकी जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती है। जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड अगर हिंदी में लिखते हैं, सही तरीके से लॉन्ग में लिखते हैं, तो उससे हमें क्या होता है कि जानकारी मिलती है, क्योंकि इसमें एक क्यू वगैरह लगाकर लिखा जाता है, तो हमें उसकी जानकारी सही तरीके से मिलती है कि ये क्या है लिक्विड फॉर्म में है कि ठोस फॉर्म में है, इसकी जानकारी हमें अच्छी तरीके से मिल पाती है। लेकिन इस फॉर्म में हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन क्लोरीन वगैरह किसी का भी जानकारी हमें सही रूप से नहीं मिल पाती कि किस फॉर्म में। अब इससे जो इस रूप में जो अभिक्रिया हम लोग कराते हैं इस रूप में, और इसको करा जब लिखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि कौन सा विस्फोट हुआ, इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। किस प्रकार का विस्फोट हुआ है उसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की कितनी प्रतिशत मात्रा इसमें खर्च की गई है उसकी जानकारी, और कितना हमें प्रतिफल प्राप्त हुआ इसकी भी जानकारी हमें नहीं मिलती है। यानी कि रासायनिक समीकरण के उपयोग करने की कमियां यही है कि इससे हमें ठोस, गैस और द्रवित अवस्था का पदार्थों का पता नहीं चलता है। फिर इसमें क्या होता है, कितना % खर्चा प्रतिफल का है, कितना हमने कितना यूज किया इसको, अभिकारक रूप में कितना प्रतिफल प्राप्त है उसकी जानकारी हमें कितना % के रूप में नहीं प्राप्त होती है। इसमें जो इसके दौरान जो विस्फोट होता है उसकी जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती है। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बन रहा है कि द्रवित भूत पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG से आप लोग क्या समझते हैं, LPG किस प्रकार से बनता है। LPG का जो हम लोग घर में यूज करते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसको समझते हैं क्या होता है, किस प्रकार से बनता है, कौन कौन सी गैसें उसमें मिली होती हैं, तब जाकर वो जलता है जिससे हमारे घर में क्या बनता है, खाना बनता है। तो उसको समझते हैं कि LPG क्या है। LPG एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आइए इसको समझते हैं कि LPG है क्या। तो LPG क्या है, एक द्रवित भूत पेट्रोलियम गैस है। द्रवित भूत यानी कि द्रव के रूप में इसको क्या प्रेशराइज करके देखते हैं, निकलता है तो गैस के रूप में। अगर जैसे ही हम लोग गैस ऑन कर देते हैं उसमें क्या करता है करके ऐसे गैस निकलता है, तो निकलता है तो उसमें क्या वायु के रूप में निकलता है। लेकिन क्या रहता है, जब हम लोग गैस रखे रहते हैं उसको ऐसे ऐसे हिलाते हैं तो क्या लगता है कि इसमें जैसे पानी रखा हुआ है। तो द्रवित भूत क्या है, पेट्रोलियम के रूप में हम लोग उसको रखते हैं। उसको तेज प्रेशर पे रखकर उसको क्या करते हैं, द्रवीभूत किया जाता है, जो कि अंदर तो रहता है द्रव के रूप में, लेकिन जैसे ही उसको निकलता है तो गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए समझते हैं कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस है क्या। ये किस किस गैसों का मिश्रण होता है जिससे ये क्या होता है, बनता है। तो आइए समझते हैं कि पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन जो है LPG क्या होता है, ब्यूटेन पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस क्या होता है, ब्यूटेन, प्रोपेन और मीथेन। मीथेन का क्या होता है, इन तीनों गैसों का मिश्रण होता है। इन तीनों गैसों को मिश्रित करके क्या बनाया जाता है, पेट्रोलियम गैस LPG को तैयार किया जाए। इन तीनों गैसों को जब मिलाकर एक उच्च ताप पर इन दोनों को क्या कहते हैं, मिलाकर प्रेशराइज किया जाता है, दवा बनाया तब जाके ये बनता है एथेन। यहाँ पर एथेन होगा, मीथेन नहीं, एथेन। ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन के मिश्रण होता है। लेकिन इसका मुख्य अवयव क्या होता है, ब्यूटेन होता है मुख्य अवयव। जैसे कैसे भले ही सभी रूप में सब
किसी काम को बनाने में सबका मुख्य रूप भूमिका होता है, लेकिन किसी एक का मुख्य रूप से अधिक भूमिका होता है। उसी प्रकार से इस गैसों में क्या होता है, मुख्य भूमिका ब्यूटेन का होता है, जो अति ज्वलनशील यानी कि दोनों से, यानी कि प्रोपेन और एथेन से ज़्यादा कौन ज्वलनशील होता है, तो ब्यूटेन क्या होता है, अधिक ज्वलनशील होता है। अधिक ज्वलनशील कौन होता है, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, एथेन में कौन से सबसे अधिक ज्वलनशील होता है, तो हम लोग का ब्यूटेन अधिक ज्वलनशील होता है, क्योंकि इसी के क्या कर जैसे ही हम लोग खोलते थे ब्यूटेन अधिक मात्रा में जलता है, जिससे हमारा खाना जो है जल्दी से जल्दी पकता है। जो जलकर पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा प्रदान करता है, इन तीनों गैसों के दाब बढ़ाकर द्रवीभूत किया जाता है, इन्हीं द्रवीभूत पेट्रोलियम का। इन्हीं क्या होता है कि सबसे मुख्य भूमिका किसकी है, ब्यूटेन की है। तीनों को मिलाकर बनाया जाता है एलपीजी, इसको पेट्रोलियम रूप में ढाला जाता है, बनाया जाता है, लेकिन मुख्य भूमिका किसकी है, ब्यूटेन की मुख्य भूमिका होती है। ब्यूटेन की मुख्य भूमिका होती है। प्रोपेन और एथेन तीनों को, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, एथेन को मिलाकर क्या कहते हैं, उसको द्रवीभूत किया जाता है, लेकिन मुख्य भूमिका क्या होती है, ब्यूटेन की होती है, जो जलकर अधिक से अधिक मात्रा में क्या करता है, हम लोग को ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करता है। और तीनों गैसों को मिलाकर ही क्या बनाया जाता है, एलपीजी पेट्रोलियम गैस को बनाया जाता है। यानी कि मुख्य सही तरह से समझ में आ गया हो कि एलपीजी है क्या, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसको क्या होता है, इसका द्रवित पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन का क्या होता है, मिश्रण होता है। इसमें मुख्य भूमिका ब्यूटेन की होती है, जो अधिक ज्वलनशील होता है, जो अधिक जलकर क्या करता है, हम लोग को ऊष्मा प्रदान करता है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या होता है कि आँच तेज़ी से मिलता है, ऊष्मा अधिक मिलता है, जिससे खाना जल्दी पकता है। और इन्हीं तीनों को मिलाकर एक उच्च दाब पर द्रवीभूत किया जाता है, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। यही एलपीजी का मुख्य कार्य है, और इसी को क्या बोलेंगे, एग्जाम में यह बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में आता है, तो इसको लोग ध्यान पे आप लोग रख लेंगे। एलपीजी पेट्रोलियम गैस है क्या, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, मीथेन और एथेन का मिश्रण होता है। इसमें मुख्य कार्य ब्यूटेन का होता है, जो अधिक मात्रा में हमें ऊष्मा प्रदान करता है, और मीथेन, ब्यूटेन और एथेन को उचित दाब पर प्रेशराइज करके, दाब बढ़ाकर इसको क्या कर द्रवीभूत में कन्वर्ट किया जाता है, और तीनों के मिश्रण को ही एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में लगभग जितने भी क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया है, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग और आगे भी देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। इसके आगे जो अम्ल, भस्म तथा लवण का जो नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको अब आगे देखेंगे। और इसका जो होगा एक कंप्लीट वीडियो आएगा, वन शॉट वाला वीडियो, जिसमें सारा चीज़ यानी कि चैप्टर 1 पूरी तरह से एक ही लेक्चर में इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को कराया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इसका संडे को इस सब्जेक्ट, इस जो चैप्टर है रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का जो हम लोग का चैप्टर है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संडे को आप लोग को डाला जाएगा, संडे को, जिसमें पूर्णतः जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग को उसमें कराया जाएगा A to Z। जिसके अलावा उससे इस चैप्टर के बाद कहीं से भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे इसी चैप्टर से करा देंगे। उसके अलावा आपको कहीं ऑब्जेक्टिव दूसरे जगह से देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके बाहर आपको लोग को ऑब्जेक्टिव आएगा नहीं। ठीक, तो इस चैप्टर में इतना ही, जितना था हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आगे अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बढ़ेंगे, अम्ल, भस्म तथा लवण में। इसको भी हम लोग इस वीक में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, संस्कृत, हिंदी वगैरह का भी लेक्चर धीरे धीरे अब आने लगेगा। कुछ कारणों की वजह से लेक्चर आना बंद हो गया था, लेकिन अब प्रॉपर ढंग से लेक्चर आएगा। तब तक के लिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। तब तक के लिए जय हिंद। हम आपके साथ हैं। जय हिंद।